नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा यूजीसी के नए नियमों पर। अभी हाल ही में भारत सरकार ने यूजीसी के लिए नए नियम लागू किए हैं। उन नए नियमों का एक्चुअल में ये नियम है क्या और इन नियमों के क्या उद्देश्य हैं और इन नियमों पर इतना बवाल क्यों है और कौन इतना बवाल कर रहा है और क्यों कर रहा है, क्यों इसका इतना विरोध हो रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और किन व्यक्तियों पर ये लागू होंगे, किन व्यक्तियों को समर्थन देगा, किन व्यक्तियों के विपक्ष में है, किन के समक्ष है। हम सभी पर ये चर्चा करूँगा मैं आज। इसमें क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, इसमें इस नियम में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों की क्या परिभाषा है, उसका क्या अर्थ है, और इसके अलावा इसमें एक समता समिति का गठन किया गया है। समता समिति क्या है, उसमें कितने सदस्य होते हैं, कितने अध्यक्ष हैं और कौन कौन इसके सदस्य हो सकते हैं, इसका कार्य क्या है, कहाँ अपील की जा सकती है, और ये मेन मुद्दा ये है कि इसमें इतना बवाल क्यों हो रहा है। क्या ये किसी के विरोध में है, क्या ये किसी के समर्थन में है, हम उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो मैं बात करता हूँ यूजीसी के नए नियम की। यूजीसी रेगुलेशन 2026 के आसान शब्दों में इसको समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। यूजीसी का नया कानून, और नया कानून जिसको हम लेकर देश भर में इतना बवाल हो रहा है। एक तरफ है SC ST OBC वाले और दूसरी तरफ है सामान्य वर्ग वाले, और ये विरोध कौन कर रहा है? सामान्य वर्ग वाले कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, उसका कारण क्या है, क्या उनका विरोध करना उचित है या नहीं है, और उसके बारे में चर्चा करते हैं। यूजीसी का जो नया नियम है उसमें इतना विरोध हो रहा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब बात करते हैं उच्च शिक्षा की। यूजीसी ने क्या किया, उच्च शिक्षा में भेदभाव को खत्म करने के लिए और समानता, सभी व्यक्तियों में समानता लाने के लिए, भाईचारा लाने के लिए, इन सभी के बीच में समानता बढ़े, भाईचारा बढ़े, इसलिए इस बिल को लाया है। कौन लाया है? यूजीसी लाया। अब यूजीसी ने इसको 13 जनवरी 2026 को गजट में नोटिफाई कर दिया और उसमें लिख दिया कि ये जो तिथि गजट में नोटिफाइड है उसी तिथि से ये सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू कर दी जाएगी। अब इस नियम का एक्चुअल में नाम क्या है, हम अब विस्तृत परत दर परत इसके बारे में विस्तृत व्याख्या करते हैं कि ये है क्या, विशेषताएं क्या हैं, क्या नहीं है। तो पहले बात करते हैं कि इस नियम का नाम क्या है यूजीसी के। तो इस नियम का नाम जो है, जो गजट में दिया हुआ है, मैं जो भी बात कर रहा हूँ भारत सरकार का गजट नोटिफिकेशन है, उसमें से कुछ मुख्य बिंदु मैंने पढ़े हुए हैं, उसमें से मैं बात कर रहा हूँ। तो कोई ऐसी अतार्किक बात नहीं होगी, जो भी है ऑथेंटिक डेटा और ऑथेंटिक तथ्य के आधार पर मैं बात करूँगा। तो इस नियम का जो नाम है वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता के संवर्धन हेतु विनियम 2026 इसका संक्षिप्त नाम है। ये जो नियम है भारत के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों पर ये लागू होंगे। भारत सरकार की गजट में नोटिफिकेशन में आ गया है, तो ये पूरे भारत में ये लागू कर दिए जाएंगे। भारत में लागू करने का मतलब है कि जितनी भी शिक्षण संस्थान हैं उन शिक्षण संस्थानों में इनको लागू कर दिया जाए। कर दिया गया 13 जनवरी 2026 से। तो इससे हमको एक तिथि मिली, ये लागू कब से हुई? 13 जनवरी 2026 से। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अब हम इसके मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं। मुख्य उद्देश्यों में देखते हैं कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता, जिसको हम हैंडीकैप कहते हैं, विकलांगता एक तरीके की दिव्यांगता, इन सब में से, इनमें से किसी आधार पर या किसी भी एक के आधार पर अनुसूचित जाति SC वर्ग, अनुसूचित जनजाति ST वर्ग और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
जिसको हम इकोनॉमिकल रूप से वीक जिसको बोलते हैं EWS, और दिव्यांगजनों, इनमें से किसी भी सदस्य के साथ भी अगर कोई भेदभाव होता है तो उन सभी भेदभावों के उन्मूलन करना, खत्म करना एक प्रकार से इसका मेन उद्देश्य है। तथा हम बात करते हैं कि उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समानता आए। हम समावेशन, तो समानता और समावेशन के संवर्धन की ये बात करता है कि इसका मेन मोटिव है ये कि कोई भी किसी व्यक्ति से ना तो लिंग के आधार पर भेदभाव करे, ना जाति के आधार पर भेदभाव करें, ना किसी धर्म के आधार पर करें, ना इकोनॉमिकल रूप से कोई वीक है, गरीब, ऊंचा नीचा, SC ST OBC सामान्य, कोई भी एक भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से क्या ना करे, भेदभाव ना करे, छुआछूत की भावना या ऊंच नीच की भावना ना रखे, सभी में समानता समरसता की भावना बनाए रखें, ये उसका मेन उद्देश्य है। अब हम इसको साधारण भाषा में कहें कि इसका मेन मोटिव क्या है, तो मेन मोटिव सिंपली कह सकते हैं कि कॉलेजों और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में जो जातिगत भेदभाव है, जो जातिगत भेदभाव होता आया है लंबे समय से या वर्तमान में जो होता है, एक जाति दूसरी जाति के साथ भेदभाव करती है, उस जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए और सभी छात्र आपस में समान अवसर प्रदान करें, उसके लिए ये मेन नियम लाए हैं। अब ये विरोध क्यों कर रहे हैं? वही समानता ही तो ला रहे हैं। तो किसी व्यक्ति के, कुछ व्यक्तियों के हित इसमें प्रभावित हो रहे होंगे, तो जिन व्यक्तियों के हित इसमें प्रभावित हो रहे हैं वो इनका विरोध कर रहे हैं, और जिन व्यक्तियों के इसमें हित सिद्ध हो रहे हैं वो इनका समर्थन करते हैं। बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट इसका समर्थन करती है। भारत सरकार अगर कोई भी नियम कानून लाती है तो वो सभी को, सभी बिंदुओं को, सभी मुख्य पहलुओं को और सभी चीज़ों को नकारात्मक सकारात्मक देखते हुए लाती है। तो ये नियम कोई भी गलत नहीं है। हम इसके गजट नोटिफिकेशन को पूरी तरीके से पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि इसमें बहुत अच्छी चीज़ें जो कि एक दूसरे के लिए समानता का भाव, भाईचारे का भाव, जातीय भेदभाव को खत्म करने के लिए बड़ा अच्छा कानून लाया गया। सरकार क्या है कि सरकार जहां इस नए नियम को एक क्रांतिकारी कदम बता रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ जातिवादी लोग हैं। अब जातिवादी लोग तो किसी भी जाति में हो सकते हैं, चाहे वो SC में हो, ST में हो, OBC में, जनरल में, XYZ। उनकी तो जातिवादी लोगों की तो अलग ही एक दुनिया होती है, उनकी तो खुद की अलग जाति है, तो उनका तो कोई कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो लोग इनका बहुत ज़्यादा कड़ाई से विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये कॉलेजों और स्कूलों में इसका बेवजह दबाव बढ़ेगा। इस नियम से दबाव क्यों बढ़ेगा भाई? क्यों बढ़ेगा दबाव? दबाव तो तब बढ़ेगा जब आप कोई कृत्य कर रहे हो, आप कृत्य ही मत करो, तो क्यों दबाव बढ़ेगा? कोई उदाहरण के लिए हम लाते हैं कि मान के चलो कि एक मूवी थी द डैशिंग CM भरत। वो मूवी देखी हुई थी मैं, जब महेश बाबू की मूवी है, उसमें वो बताते हैं जब वो CM बनते हैं तो CM बनने के दौरान वो नए नियम लागू करते हैं। तो ट्रैफिक रूल्स से रिलेटेड वो नियम लागू करते हैं। तो वो फाइन लागू कर देते हैं कि अगर कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ेगा तो 10,000 रुपये, बिना हेलमेट के 15,000 रुपये उदाहरण स्वरूप, रॉन्ग वे में कोई जाएगा तो 30,000 रुपये, 25,000 रुपये, इस प्रकार से कोई भी जैसे नियमों का उल्लंघन करेगा, 3 बैठेंगे तो उस पर अलग प्रकार का। तो विपक्ष बहुत उसमें क्या करता था, उसको क्रिटिसाइज किया विपक्ष ने बहुत विधानसभा में। जब मूवी की बात कर रहा हूँ मैं, तो क्रिटिसाइज किया। तो क्रिटिसाइज में क्या हुआ कि जब CM को अपना पक्ष रखने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि इतना अगर आप करोगे तो जनता की जेब पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा, वो क्या बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे। तो वो बड़े सिंपल ही भाषा में बड़ा अच्छा जवाब देते हैं। वो ये कहते हैं कि अध्यक्ष महोदय, किसी को भी 1 भी रुपये फाइन देने की आवश्यकता नहीं है, 1 भी रुपये, बशर्ते वो नियमों का उल्लंघन ना करे। अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करेगा तभी तो उस व्यक्ति से फाइन लिया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन कर ही नहीं रहा है तो उससे क्यों फाइन लिया जाएगा? पूरी की पूरी सैलरी अपने घर पे ले जाके अपने बच्चों को, बीवी बच्चों को, अपने परिवार को दे सकते हैं। तो
ठीक इसी प्रकार का ये नियम है कि अगर यूजीसी ने नियमों में कहा कि भाई ये जातिगत भेदभाव को या असमानता को कम करेगा, और दिक्कत किस व्यक्ति को हो रही है? जो ये इस तरीके के कृत्य करते होंगे। आप उन तरीके के कृत्य करो ही मत, तो आप पर ना तो कोई झूठी कार्रवाई होगी और ना ही आपसे कोई भी विवाद होगा। सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि एक भाईचारे और समानता की भावना को बनाए रखें, तो कोई भी इस विवाद तो अनवांटेड है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, वो तो चलते रहते हैं। कुछ ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज हैं, कोई वैसे सामाजिक कुरीतियों से ग्रसित लोग हैं, वो करते रहते हैं, तो उनका कोई भी। अब हम मुद्दे पे आते हैं। तो यूजीसी जो नियम है, इस नए नियम के कानून में कुछ ऐसे परिभाषाएं दी गई हैं, कुछ ऐसे वर्ड थे, मैंने जो अभी वर्ड बोले थे कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ठीक है, अनुसूचित जाति, समानता, समता, तो ये क्या क्या है, इसकी भी परिभाषा उसमें बताई गई है। तो परिभाषाओं में हम देखते हैं कि एक था कि पीड़ित व्यक्ति। तो पीड़ित व्यक्ति से क्या समझा जाएगा कि पीड़ित व्यक्ति कौन होगा? तो पीड़ित व्यक्ति से उन्होंने बताया है कि पीड़ित व्यक्ति से अर्थ होगा कि ऐसे व्यक्ति से जिसके पास ये जो नियम है, इन विनियमों के अंतर्गत शिकायतों से संबंधित या उनसे जुड़े कोई मामले की कोई शिकायत करता है, तो वो व्यक्ति पीड़ित हो गया। उदाहरण के स्वरूप समझें कि इस नियम में कोई भी प्रावधान दिए हुए हैं कि XYZ ये अगर कोई इस तरीके का कृत्य करता है तो आपके साथ, तो इस XYZ कृत्यों में आपको पीड़ित मान लिया जाएगा। जैसे मैं उस कृत्य के दायरे में आ जाता हूँ, कोई एक X व्यक्ति आता है और मुझसे उसी आधार पर क्या करता है, भेदभाव करता है, या कोई भी ऊंच नीच या परेशान करता है, रैगिंग वगैरह करता है, टॉर्चर करता है, जातिगत भेदभाव करता है, असमानता दिखाता है, तो मैं कौन हो गया? पीड़ित हो गया। और उस व्यक्ति के खिलाफ क्या करते हैं? कार्रवाई होगी। लेकिन ये कार्रवाई तभी होगी तब वो मेरे को इन नियमों के आधार पर कोई उसका उल्लंघन करेगा। अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन नहीं करता है तो बिल्कुल भाईचारे के साथ रह सकता है, इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। एक वर्ड और इसमें बोला था कि जाति आधारित भेदभाव। जाति आधारित भेदभाव क्या है? अब जाति आधारित भेदभाव से इसका मतलब है कि जो SC, ST और OBC वर्ग के जो सदस्य हैं, उनके विरुद्ध यदि कोई जाति या जनजाति के आधार पर कोई भेदभाव करता है तो उसको हम कह सकते हैं कि ये जाति आधारित भेदभाव है। वही उदाहरण स्वरूप मान के चलो कि मैं कोई SC वर्ग का हूं और कोई दूसरे वर्ग का मुझको जाति आधार पर भेदभाव करता है, तो मुझसे कोई अगर जातिगत मेरी SC कास्ट को देखकर, OBC कास्ट को देखकर, जनरल कास्ट को देखकर या ST कास्ट को देखकर, कोई भी जाति हो, और उस कास्ट को देखकर मेरे साथ भेदभाव करता है, तो हम कह सकते हैं कि वो जाति आधारित भेदभाव इसमें बताया गया है। अन्य एक शब्द इसमें था भेदभाव ही, कि भेदभाव क्या होता है, कि भाई किस चीज़ को हम भेदभाव समझेंगे, कि क्या है भेदभाव। अगर हम कोई क्या काम कर रहे हैं कि उसको भेदभाव समझेंगे, तो इसमें भेदभाव के बारे में बताया गया है कि भेदभाव का अर्थ क्या है। तो भेदभाव का अर्थ है कि जैसे धर्म हो गया, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, बुद्ध धर्म, क्रिश्चियन और पारसी वगैरह, जो भी जैन धर्म, अन्य विभिन्न प्रकार के भारत में धर्म है। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य, उसमें सभी धर्मों के लिए स्वतंत्रता है। तो कोई अगर धर्म के आधार पर, या हम कह सकते हैं कि नस्ल के आधार पर, नस्ल होती है, आप इस नस्ल के हो, हम उस नस्ल के हैं, इस आधार पर आप ऊंचे हो, नीचे हो, या जाति के आधार पर आप आदिवासी हो, आप SC के हो, OBC के हो, जनरल के, आप गरीब हो, अमीर हो, इस जाति के आधार पर। तो धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, स्त्री पुरुष या थर्ड जेंडर, इस आधार पर अगर कोई व्यक्ति आप पर भेदभाव करता है, लिंग के आधार पर भी काफ़ी भेदभाव देखने को मिलते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, बड़ी बड़ी सिटीज़ में, सब जगह देखने को आजकल मिल जाते हैं। तो लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर कि आप MP के हो, आप इस गांव के हो, शहर के नहीं हो, तो हम गांव के लोगों से दूरियां बना के रखेंगे, शहर के लोगों से नज़दीकियां बना के रखेंगे। MP के अच्छे होते हैं, UP के बुरे होते हैं, यहाँ के क्रिमिनल होते हैं, यहाँ के इस तरीके के होते हैं। तो ये जन्म स्थान हो गया कि उस व्यक्ति का कहाँ जन्म हुआ है। अब किसी व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ है वो उसकी मर्जी से थोड़ी ना हुआ है, ये तो नियति का खेल है।
तो जन्म के आधार पर अगर कोई, जन्म स्थान के आधार पर अगर कोई भेदभाव करता है, या कोई व्यक्ति दिव्यांग है, उसको दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव करता है, उसको हीन भावना से देखता है, या इन सभी के आधार पर या इनमें से किसी भी एक चीज के आधार पर अगर कोई व्यक्ति भेदभाव करता है, तो हम कह सकते हैं कि इसको भेदभाव की श्रेणी में माना जाएगा। भेदभाव समझ में आ गया। इसमें एक वर्ड और दिया गया था, तो समता। समता को भी परिभाषित किया गया है कि क्षमता क्या है। तो समानता का इस नियम में अर्थ है कि जितने भी वैध अधिकार हैं, हम अवैध अधिकारों की बात नहीं कर रहे हैं, वैध अधिकार जो हमें लीगली दिए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हुए हैं, किसी रूल्स रेगुलेशन की नियम ने दिए हुए हैं, तो जितने भी वैध अधिकार हैं, उन अधिकारों के प्रयोग से संबंध में अगर कोई पात्रता रखता है, या पात्रता के अलावा अवसर के मामले में सभी जितने भी हितधारक हैं उनके लिए समान अवसर का क्षेत्र प्रदर्शित करता है, ये समानता हो जाती है। तो जैसे आर्टिकल 19 है, अनुच्छेद 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है। बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, बैठने की स्वतंत्रता, सोने की स्वतंत्रता, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं दी हुई हैं। कौन सा आप व्यवसाय अपना सकते हो, कहाँ जा सकते हो, स्पीच की भी है, लिखने की भी है, तो इन सब प्रकार की स्वतंत्रता। तो समानता की बात करें तो समानता में वैध अधिकार, आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण की बात करता है कि लॉ सभी को समानता प्रदान करेगा और संरक्षण भी प्रदान करेगा। किसी को ना ऊंचा समझा जाएगा, ना किसी को नीचा समझा जाएगा। वी आर इक्वल। तो कॉन्स्टिट्यूशन या जितने भी हमारे वैध अधिकार हैं, उन वैध अधिकारों के संबंध में समानता की बात की गई। अब अगर मान के चलो ये समता है, इससे रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है या कहीं मदद की ज़रूरत पड़ती है किसी व्यक्ति को, तो एक समता हेल्पलाइन भी ये गजट में उन्होंने दी हुई है। अब समता हेल्पलाइन से क्या मतलब है? तो इसका अर्थ है कि जैसे उच्च शिक्षण संस्थान है, उच्च शिक्षण संस्थानों के द्वारा स्थापित और जो वहां पर संचालित हेल्पलाइन है, जो शिकायतों की त्वरित सुनवाई करेगी और सहायता करेगी। इसमें एक मुख्य उद्देश्य में एक वर्ड और था, लिंग। भाई लिंग के आधार पर भी तो करते हैं। अब इसमें लिंग क्या है कि भाई कैसे समझा जाएगा कि भाई ये लिंग है, कि लिंग के आधार पर ये भेदभाव हो रहा है? तो लिंग के आधार पर भेदभाव, जैसे इसमें लिंग से तात्पर्य है कि स्त्री आ जाएगी, पुरुष आ जाएगा, और जो तृतीय जो लिंग है जिसको थर्ड जेंडर हम कहते हैं, उस थर्ड जेंडर को भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु और है, संकाय सदस्य। वो संकाय सदस्य क्या होता है? संकाय सदस्य से तात्पर्य है कि जो उच्च शिक्षा संस्थान है, उच्च शिक्षा संस्थान के लिए कार्य करने वाला कोई एक शिक्षक होगा, उसको संकाय सदस्य के रूप में हम परिभाषित करते हैं। इस नियम में कहा गया है कि कोई भी उच्च शिक्षा संस्थान भेदभाव के किसी भी रूप की अनुमति नहीं देता है। किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में भेदभाव करने की अनुमति देता ही नहीं है, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, उच्च शिक्षण संस्थान कहीं भी हो। इस नियम में लिखा गया है कि ये बिल्कुल भी अनुमति नहीं देता, आपको भेदभाव करना ही नहीं है, आपको भाईचारे के साथ, समानता के साथ, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ही रहना है। बिल्कुल भी अनुमति नहीं देगा और इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी शिक्षण संस्थान, स्कूल या कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल नहीं, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज अगर भेदभाव को बढ़ावा देती है या नज़रअंदाज करती है, तो फिर यूजीसी इस नियम के अनुसार उसकी फंडिंग रोक सकती है, उसकी कुछ चीज़ें नियम के जो भी नियम के दायरे में हो उसको प्रभावित कर सकती हैं। और इस नियम के माध्यम से एक समता समिति का भी गठन किया गया। इस समिति में, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, कि इसमें
समिति, एक समता समिति का गठन किया गया। उसमें कौन व्यक्ति अध्यक्ष होंगे और कौन सदस्य होंगे। तो समता समिति का जो अध्यक्ष होगा, तो जो संस्थान है उस संस्थान का जो प्रमुख होगा उसका पदेन अध्यक्ष होगा। अब पदेन अध्यक्ष से क्या मतलब है, जो भी मान के चलो कोई एक्स व्यक्ति है और वाई संस्थान में प्रमुख है, तो इस समता समिति का वो स्वतः ही अपने आप जो भी उस पद पर आसीन होगा, एक्स व्यक्ति उसका पदेन अध्यक्ष हो जाएगा। एक्स की जगह कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, वो इसका पदेन अध्यक्ष हो जाएगा। मतलब कोई इसमें एक कोई व्यक्ति नहीं है, जो भी उस पद पर आसीन होगा वो स्वतः इसका क्या हो जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा। तो पदेन अध्यक्ष इस प्रकार से होते हैं। जैसे हम संसद पढ़ते हैं, संसद में कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो उपराष्ट्रपति के पद पर होगा वो सभापति भी होगा राज्यसभा का। तो इसी प्रकार से ये है कि उच्च शिक्षण संस्थान में का जो प्रमुख होगा वो इसका अध्यक्ष होगा। और अध्यक्ष के अलावा सदस्य कौन कौन होंगे इसमें, तो सदस्य जैसे उच्च शिक्षण संस्थान के 3 प्रोफेसर जो हैं वो इसके सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। इसमें एक कर्मचारी होगा लेकिन वो शिक्षक नहीं होगा। एक कर्मचारी को सदस्य के रूप में नियुक्त करेंगे लेकिन वो शिक्षक नहीं होना चाहिए, अन्य कोई कर्मचारी होना चाहिए। और सदस्य इसमें व्यवसायिक क्षेत्र का कोई अनुभव रखने वाले जो नागरिक समाज है, उस नागरिक समाज के 2 प्रतिनिधि इसमें सदस्य के रूप में होंगे। इसमें 2 छात्र प्रतिनिधि होंगे और ये छात्र प्रतिनिधि विशेष क्षेत्र के होंगे और इनको विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाएगा इस समिति में। अब समान अवसर केंद्र का जो समन्वयक होता है वो उसका पदेन सचिव होगा, वो सचिव के रूप में कार्य करेगा। इसके अलावा इस समिति में SC, ST, OBC और महिलाओं को भी सदस्य होना चाहिए। अभी जो समता समिति है, इस समता समिति का एक्चुअल में कार्य क्या है और समता समिति का कार्यकाल क्या होगा। तो इस समता समिति के जो सदस्य हैं उस सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा और इसमें जो विशेष आमंत्रित सदस्य थे, जो 2 विशेष आमंत्रित सदस्य थे, जो 2 छात्र प्रतिनिधि थे, उनका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। इस समिति की बैठक भी की जाएगी। इस समिति की बैठक वर्ष में 2 बार की जाएगी, कम से कम 2 बार, 6-6 महीने में। वो कम से कम 2 बार, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, वो उनके ऊपर। अब इस समिति की बैठक के लिए एक प्रावधान है कि इस समिति की बैठक तब होगी जब कोरम पूरा होगा, मतलब गढ़ पूर्ति होगी। गढ़ पूर्ति हम जैसे संसद में पढ़ते हैं तो संसद के टॉपिक में आता है गढ़ पूर्ति की कुल सदस्यों का 1/10 भाग होता है गढ़ पूर्ति। तो इसी प्रकार से इस समिति में जो समिति है, कौन सी, समता समिति। तो समता समिति में जो बैठक है उसकी बैठक तभी होगी, गढ़ पूर्ति कब होगी, इसमें अध्यक्ष को शामिल किया गया है। अध्यक्ष सहित 4 सदस्य कम से कम होंगे तभी इसकी बैठक शुरू होगी, अन्यथा अगर 4 से कम होंगे तो इसकी बैठक शुरू नहीं की जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि गढ़ पूर्ति के लिए 4 सदस्यों की आवश्यकता है इसमें, लेकिन वो अध्यक्ष के सहित, मतलब अध्यक्ष को मिलाकर इसमें 4 सदस्य होना चाहिए। ध्यान दीजिए इसमें कि विशेष आमंत्रित सदस्य इस समिति में गढ़ पूर्ति का भाग नहीं है। विशेष आमंत्रित सदस्यों को गढ़ पूर्ति का हिस्सा नहीं माना जाएगा कि विशेष आमंत्रित सदस्यों को इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। अब मान के चलो कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, किसी व्यक्ति ने, एक व्यक्ति ने, एक्स व्यक्ति ने वाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। तो अब वो कहता है, हो सकता है कि भाई झूठी भी शिकायत हो या सही भी शिकायत हो, तो वो कहाँ कराएगा और कैसे करेगा। तो ये समिति के पास जाएंगे और अपील करने के लिए समता समिति क्या करती है कि समता समिति उस व्यक्ति पर का जो, अगर कोई व्यक्ति उस शिकायत से या प्रतिवेदन से असंतुष्ट है, वो सेटिस्फाई नहीं है कि ये सही है या गलत है, तो समता समिति क्या करती है, इसकी अपील करती है। अपील कहाँ हो सकती है, समता समिति के माध्यम से व्यक्ति कहाँ कर सकता है अपील, लोकपाल के पास। लोकपाल के पास जब वो अपील करेगा तो अपील में अगर कोई व्यक्ति, मान लिया जाए कि समता समिति का जो प्रतिवेदन है उस प्रतिवेदन से असंतुष्ट हो गया,
कि नहीं यार मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, आपने जो भी डिसीजन दिया अब मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, हो सकता है आपने पक्षपात कर दिया हो, या हो सकता है आपने इसके विरोध में दे दिया, कुछ भी हो सकता है, वो सेटिस्फाई नहीं है व्यक्ति, तो नहीं है तो फिर क्या करेगा वो अपील, वो जाएगा लोकपाल के पास। तो इस अगर समता समिति के प्रतिवेदन से व्यक्ति असंतुष्ट होता है तो अपने प्रतिवेदन को प्राप्ति जिस तिथि को वो प्रतिवेदन प्राप्त करता है लोकपाल के पास जाएगा। तो 30 दिनों के भीतर क्या कर सकता है, वो अपील कर सकता है, मतलब 1 महीने। जैसे मान लिया जाए कि 1 तारीख को उसको क्या मिला है, प्रतिवेदन मिला है समता समिति के द्वारा कोई भी फैसले की, और उस वो प्रतिवेदन मिला है, उस प्रतिवेदन से वो संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट है। तो अब वो क्या करेगा कि 1 से 30 तारीख के बीच में वो लोकपाल के पास जाएगा और अपना प्रतिवेदन दे सकता है, अपील कर सकता है। तो लोकपाल क्या करेगा, लोकपाल उसके निपटान के लिए न्याय मित्र का गठन करेगा, एक न्याय मित्र नियुक्त कर देगा। वो न्याय मित्र इस अपील को देखेगा, प्रतिवेदन को देखेगा, और उस न्याय मित्र का कर्तव्य है या उसकी ड्यूटी है कि उसको 30 दिनों के ही अंदर इसका निपटान करना है, और निपटान करने के लगभग हर संभव प्रयास उसको करना है। ये मोटा मोटा यूजीसी के नए नियम थे। इसमें क्या है क्या नहीं है, इसमें मेरे हिसाब से इसमें कोई भी डिस्प्यूटेड विषय नहीं है। अगर हम इसको देखेंगे, सही से पढ़ेंगे, सही से समझेंगे, तो ये कोई भी विवाद का मुद्दा है ही नहीं। बस इसको समझने की देरी है। हम क्या करते हैं कि रील्स देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, किसी व्यक्ति ने कोई बयान दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो उसके आधार पर चल रहा है। एक्चुअल में भारत सरकार ने जो गजट जारी किया है, उस गजट को पढ़ें, उसके बिंदुओं को पढ़ें और उसमें देखें कि ये इसमें है क्या क्या प्रावधान और किन के अगेंस्ट लग रहे हैं। भाई वो तो लगेंगे तब जब आप अत्याचार करोगे। तो आप क्यों मान के चल रहे हो कि अगर ये कानून है तो हम अत्याचार नहीं कर पाएंगे, तो आपको अत्याचार करने की आवश्यकता क्यों है भाई? आप दूसरे व्यक्तियों को मानव क्यों नहीं समझ रहे? आप मानव को मानव समझो, व्यक्ति को व्यक्ति समझो, ना किसी धर्म के आधार पर, ना किसी लिंग के आधार पर, ना किसी जाति के आधार पर, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव मत करो। जब भेदभाव ही नहीं होगा तो ये कानून बने रहने दो, क्या दिक्कत है? हम तो भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ही तो बढ़ेंगे। तो हमें इन नियमों का विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, समर्थन करने की बिल्कुल हमें समर्थन करो उसको। किसी भी व्यक्ति को 1% भी इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है विरोध करने की। अब मुद्दा है कि भाई लोग कर तो रहे हैं विरोध, तो क्यों कर रहे हैं? तो देखा है कि इसमें जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं, वो सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, छात्रों के साथ साथ हम कह सकते हैं सामान्य वर्ग के नेता या जो भी व्यक्ति हैं, संगठन हैं, तो वो इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ वार एसोसिएशंस हैं, वार एसोसिएशन समझ रहे हैं आप? वार एसोसिएशन जिनके को लॉ के बारे में जानकारी बहुत है, वो लॉ पर ही वर्क करते रहते हैं, एडवोकेटों का एक तरीके का समूह है, और वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। मतलब कुछ तो समझ होना चाहिए। आप किसी से भेदभाव मत करो, बात खत्म। आप पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, अब आएगा, अब जवाब आएगा कि नहीं ये तो इस तरीके से है कि दुरुपयोग कर सकते हैं, नाराज़गी है इन लोगों में, कि झूठा हो सकता है, कि गलत इस्तेमाल हो सकता है इस नियमों का। तो ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे नियम हैं। कभी बलात्कार गलत लग जाता है तो निपटान तो होता ही है। कोई भी मान के चलो, कोई एक्स व्यक्ति ने कोई कृत किया ही नहीं, तो कृत नहीं किया, वो तो प्योर है, वो आज नहीं तो कल वो प्योर ही रहेगा। कोर्ट या जो भी चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, लेकिन अंतिम जो रूप होगा उसका वो अच्छा ही होगा। तो सामान्य वर्ग के लोगों को लग रहा है कि इसमें क्या है कि इस नियम का गलत इस्तेमाल हो सकता है, और ऐसे कड़े नियमों से छात्र जो हैं, जो आपस में स्टूडेंट हैं सभी वर्गों के, उनके बीच में समाज में भेदभाव की खाई और गहरी हो जाएगी, असमानता बढ़ जाएगी। तो आप विरोध करते तो और असमानता बढ़ा रहे हो, उन व्यक्तियों के प्रति द्वेष की भावना को और पनपा रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो एक दूसरे के सहयोग के साथ रहो, समानता के भाव के साथ रहो।
तो कोई भी ऐसे भेदभाव की खाई बिल्कुल भी गहरी नहीं होगी, बिल्कुल भी पाट दी जाएगी, बशर्ते आप एक दूसरे के साथ न जातिगत भेदभाव, न लिंग भेदभाव, न धर्म के आधार पर, न लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का मत कीजिए। अगर आप करेंगे तो स्वाभाविक है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। और भारतीय संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो हिंसा और भेदभाव के प्रति बनाए गए। धन्यवाद।